हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मिडाइवल इंडिया में पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। आज हम जानेंगे बाबर के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1526 से 1530 एडी तक। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1526 में उत्तर भारत की क्या स्थिति है। इब्राहिम लोधी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है अब, लेकिन जैसे तैसे पंजाब और गंगा यमुना वाला पूरा इलाका दिल्ली सल्तनत के पास है। मैप में देख के आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत का एरिया दिख रहा है उसमें गंगा यमुना वाला इलाका है प्लस पंजाब का इलाका है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत तो कमज़ोर है, और हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी सेंटर कमज़ोर होता है तो दूर दराज के जो इलाके होते हैं वो इंडिपेंडेंस घोषित कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, और सल्तनत कमज़ोर होने के कारण कई सारे राजपूत स्टेट्स आज़ाद हो गए। गुजरात और मालवा भी अलग अलग सल्तनत बना चुके थे, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने भी बगावत करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए थे। अब वहाँ पे गुजरात सल्तनत और मालवा सल्तनत बन चुकी थी। अब हम ईस्ट में देखें तो बंगाल ने भी आज़ादी घोषित कर दी थी, और अगर दक्षिण की तरफ जाए तो वहाँ पे बहमानी सुल्तनत और नीचे विजयनगर था। ऐसे टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोधी, उसने बाबर को इंडिया में इनवाइट किया। अब बाबर कौन है? बाबर काबुल नाम का एक एरिया है, वहाँ का राजा था। काबुल ये तिमुरिद एम्पायर है, यहाँ पे कहीं काबुल होना चाहिए। तो यहाँ का राजा था बाबर। उसे इनवाइट किया दौलत खां लोधी ने। उसने सोचा बाबर आएगा, कुछ दिन लूटपाट मचाएगा, फिर वापस चला जाएगा, और आगरा की सत्ता किसे मिलेगी? दौलत खां लोधी को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आया और पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद वो यहीं बस गया। बाबर के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो तैमूर और मंगोल जो डायनेस्टी है उनका डिसेंडेंट है। तैमूर वही जो 1398 में जिन्होंने भारत पे हमला किया था, और मंगोल मतलब चंगेज खान जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, मंगोल डायनेस्टी, वो उसी से रिलेटेड था। बाबर का परिवार फरगना में राज करता था। जब वो बहुत छोटी उम्र का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके पिता के भाइयों ने उसे वहाँ से भगा दिया, और बाबर ने महज 12 साल की उम्र में ही आर्मी को इकट्ठा करके अपना किंगडम फिर से हथियाने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। कंटिन्यूस लड़ाई लड़ने के बाद उसे ये समझ में आया कि उसके जो पिता के भाई हैं वो उसे जीने नहीं देंगे, तो उसने हिंदू कुश क्रॉस किया और नीचे दक्षिण में आया, और वहाँ उसने काबुल में अपनी सत्ता बनाई। काबुल से ही वो 2-3 बार भारत की ओर आया। पंजाब के इलाके में आके उसने रेड की, छोटे मोटे हमले किए और लूटपाट मचाई, और फिर वापस चले गया। इसे हम कह सकते हैं कि ही वॉज टेस्टिंग द वाटर्स। वो पानी का टेम्परेचर चेक कर रहा था यहाँ पे। वो एक्चुअली जानना चाहता था कि भारत की स्थिति क्या है। अगर हम मुगल वर्ड की बात करें तो मुगल वर्ड ही मंगोल से बना है। पहले वो मंगोल बोलते थे उनको, फिर मंगोल हो गया, और ऐसा चेंज होते होते ये मुगल हो गए। बाबर ने मुगल्स के रूल की स्थापना की थी इंडिया में 1526 में। ये डिसेंडेंट है तिमूर और चंगेज खां के। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये हुई थी अप्रैल 21 1526 को, और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में मुगल वंश की स्थापना हुई। और ये जो मुगल डायनेस्टी है ये ब्रिटिश एम्पायर जब तक इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हुआ तब तक चली। 1527 में बाबर की बैटल होती है राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ। जब बाबर भारत आया था तब राणा संगा को भी लगा था कि ये कुछ दिनों में चला जाएगा, और वो अपनी आर्मी की एक टुकड़ी लेके खानवा में खड़े थे, क्योंकि उन्हें भी आगरा चाहिए था। लेकिन जब आगे चल के बाबर वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब हुई बैटल ऑफ खानवा, और वहाँ पे बाबर ने राणा संगा को हराया। फिर 1528 में होती है बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेंदिनी राय ऑफ चंदेरी को बाबर हरा देता है। फिर 1529 में आता है इब्राहिम लोधी का छोटा भाई मोहम्मद लोधी, और उसे भी हरा दिया जाता है घाघरा पे। फिर 1530 में महज 4 साल के रूल के बाद बाबर की डेथ हो जाती है आगरा में, और उसकी जो टोम है वो है काबुल पे। बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा कारण था आर्टिलरी और गन पाउडर, बारूद। बारूद का जो आविष्कार था वो चाइना में हुआ था, और चाइना से ये टेक्नोलॉजी 10th 11th सेंचुरी में पहुंची सेंट्रल एशिया।
और वहाँ पहुँच के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया पर्शिया और तुर्क के लोगों ने। उन्होंने तोप में इसका यूज़ करना चालू किया। आर्टिलरी का इस्तेमाल बाबर ही इंडिया में लेके आया था। इससे युद्ध में एकदम क्रांति सी आ गई थी। भारत में इसका इस्तेमाल कोई नहीं जानता था। यहाँ अभी भी जो सेना है वो हाथियों को लेकर चलती थी। भारत में ये टेक्नोलॉजी आने के 100-150 सालों तक भी किसी को भी भारत में ये नहीं पता था कि मुगल इतनी अच्छे तोपें बनाते कैसे हैं। उन्होंने अपनी तोप बनाने की जो टेक्निक है उसे सीक्रेट रखा था। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम रखा तुजुक बाबरी। ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने इंडिया के फ्लोरा और फौना के बारे में मेंशन किया था। यहाँ के प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में। उन्होंने एक किस्सा लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। वो बताते हैं कि यहाँ की गर्मी उनसे बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी और उनका यहाँ से जाने का मन कर रहा था। अब मार्च अप्रैल की गर्मी, वो भी आगरा और दिल्ली वाले इलाके में, तो बहुत ही खतरनाक होती है और उस टाइम तो पंखे भी नहीं होते थे। तो उनका यहाँ से जाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर बरसात का मौसम आया और वो यहाँ पे, उनको वो बारिश बहुत पसंद आई और उसी कारण वो यहाँ पे रुक गए। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक तरीके से लिखा गया है, कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है। नॉर्मली जो राजा होते थे वो अपने बारे में कुछ लिखते थे या अपने किसी कोर्ट नोबल से लिखवाते थे, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखवाते थे कि एक जो राजा है उसने 1000 लोगों को मार दिया या 100 लोगों को मार दिया। ऐसा एग्जैजरेटेड वर्जन्स लिखवाते थे वो अपने। लेकिन इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से लिखा गया है। जो एक्चुअल में हुआ था मोस्टली वैसा ही लिखा गया है। इन्होंने ये भी लिखा है कि वो कौन कौन सी वॉर्स में हारे और उनकी तरफ से कितने सैनिक मरे और सामने वाले की तरफ से कितने सैनिक मरे। तो बहुत ही फ्रैंक तरीके से लिखी गई है। फिर जो तुजुक ए बाबरी है उसे कन्वर्ट किया अकबर ने बाबरनामा में। और ये जो बाबरनामा है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है तुजुक ए बाबरी का। इन्होंने कंपाइल किया 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। पहली थी दीवान, इसे तुर्की में किया गया, और दूसरी थी मुबैयन, इनको पर्शियन लैंग्वेज में किया गया। फिर इन्होंने लिखी लेटर्स ऑफ बाबर या रिसाली उजाज। थैंक यू एवरीवन। ये लेक्चर था हमारा बाबर पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ समझ नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।